जेएनयू के प्रोफेसर मोहन राव ने 13 अक्टूबर 2013 के इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा कि 2010 में दक्षिण कर्नाटक में हिंदू जन जागृति समिति ने दावा किया कि 30,000 लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने फंसा लिया, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। इस मामले ने तूल पकड़ा तो कर्नाटक पुलिस ने 2010 के 404 केस का पता किया तो पाया कि 332 लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ ही भागी थी। कर्नाटक पुलिस को लव जिहाद का कोई प्रमाण नहीं मिला, जबकि उस वक्त कर्नाटक में बीजेपी की ही सरकार थी। क्या हम या आप ऐसी बातों को पूरी तरह स्वीकार करने से पहले सभी पक्षों को ठीक से परखते हैं? वैसे मामलों को आप किस जिहाद का नाम देंगे जिसमें किसी मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़की से प्रेम किया या शादी की? संख्या और लड़की को केंद्र में रखकर यह बहस जरूर भावुक कर देती होगी। यह भी सही हो सकता है कि कई मामलों में धर्म परिवर्तन होता है, पर वो अपराध कानून से तय होगा या खाप में बदलते कुछ संगठनों से। 2012 में केरल के कांग्रेसी मुख्यमंत्री उमन चांडी ने विधानसभा में कहा था कि 2006 से 12 के बीच 2,500 लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया, मगर इनमें से कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। केरल में तो ईसाई और हिंदू संगठन एक हो गए इस मुस्लिम संगठनों के खिलाफ, मगर आगरा में दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। एक चर्च में जाकर हवन तक कर डाला और ईसाई बने कुछ लोगों को हिंदू बना डाला। अंबेडकर ने तो हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बीजेपी के ही सांसद हैं उदित राज, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। पर ऐसे उदाहरणों से हम हासिल क्या करते हैं? लव जिहाद के बहाने कहीं लड़कियों के कैरियर की तरह अपना पति या प्रेमी चुनने की आजादी जो उनको मिली हुई है उस पर हमला तो नहीं हो रहा? ये एक छोटा सा सवाल है। आज की यंग लड़कियां अगर इसको जायज माने तो बहस में हिस्सा ले सकती हैं। प्राइम टाइम शुरुआत करते हैं। देवेश उपाध्याय जी हमारे साथ विहिप के नेता हैं। प्रभात झा जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रोफेसर चारू गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय से, उन्होंने आपने इंडियन एक्सप्रेस में अभी लेख भी लिखा। प्रोफेसर अपूर्वानंद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। देवेश भाई, आप पहली बार हैं, आपका स्वागत है, आदरणीय हैं आप। मुझे एक बात बताइए कि जो भी आप कहते हैं कि लव जिहाद है, मुस्लिम लड़के फंसा लेते हैं, हम ये मानने में मेरे पास कोई तथ्य नहीं है आपकी तरफ। हो सकता है कई मामलों में सही हुए होंगे। ये आधार क्या है? किस आधार पर कहते हैं कि ये इस तरह से एक साजिश के तहत हो रहा है? अगर साजिश के तहत हो रहा है तो लड़का लड़की वो पीछे से भी बहुत सारी चीजें होंगी। क्या आधार है इसके कहने का? मैं आपके सामने निवेदन करूं कि लव का जहां विषय है, आज का जो विषय है वो लव जिहाद है। और जहां जिहाद शब्द की हमने कई प्रकार से परिभाषा कर ली, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब जिहाद की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध जैसा है। तो लव जिहाद में अगर लव है तो वहां धर्मांतरण नहीं होगा। लव है अगर तो धर्मांतरण नहीं होगा, और अगर वहां धर्मांतरण है तो वहां लव नहीं होगा। ये आपने तय किया है? मैंने नहीं तय किया। ये जो लव हो रहा, किसी हिंदू लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से प्यार कर लिया, जैसे हजारों उदाहरण हैं। हाँ। और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जैसे कोई झा जी की बेटी जब पांडे जी के यहाँ जाती है तो अपना टाइटल छोड़ के पांडे हो जाती है, ठीक है, तो टाइटल बदल जाता है, जाति धर्म नहीं बदलता, दोनों अलग। लेकिन लड़कियों का कुछ तो चला जाता है गांव घर के नाम। ये जाति नहीं बदलती है, कुल। हाँ, कुल और कुल वंश। तो इसको एक लड़की के दूसरे यूपी में घुस के क्यों कर रहे हैं? ये आप फिर तो दिल्ली में कीजिए, बंबई में भी कीजिए। फिर पूरी बात कह दो, एक लड़की का कुल बदलने के बाद उसका पूरा वंश से संबंध समाप्त हो जाता है। ये तो और वो लड़की जो पांडे है, ही जो अंतर जातीय विवाह करते हैं उसमें भी बहुत सारे परिवार ऐसे प्रेम करने वालों से संबंध तोड़ लेते हैं, तो वो खुलकर टूट जाता है। मुझे एक बात बताइए, समझना चाहिए, हमारे दर्शक को समझना चाहिए कि ये क्या बवाल है ना? आप कैसे तय करते हैं कि अगर किसी ने शादी किया तो क्या आप घुस के कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ है? और ये आप अगर ये कहते हैं कि लड़की ने धर्म परिवर्तन किया, वो अदालत में गई होगी, धर्म परिवर्तन किया होगा उसने, कानून तो यही कहता है कि दो बालिग अगर कोर्ट में आए तो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, जिससे भी करना चाहें, और धर्म भी परिवर्तन कर सकते हैं। जबरन एक अपराध है ना? आप कैसे तय करते हैं कि यहाँ जबरन हुआ? हाँ, वर्तमान में एक विषय आया तारा शाहदेव का। ये विश्व हिंदू परिषद नहीं है, कोई हिंदू संगठन नहीं है। एक विषय आया ना? एक विषय नहीं है। मैं दूसरा विषय कह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों खरकोदा की घटना हुई, उससे पहले मुजफ्फरनगर की कवाल की घटना हुई, पवसरा की घटना हुई। ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसा अभी आपने रिपोर्ट किया, 2012 तक 8,000 लड़कियां केवल ये कहां से गिना आपने? नहीं, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। 8,000 लड़कियों का अपहरण हुआ? नहीं, 8,000 लड़कियों को बहला फुसलाकर समाज के बीच में से ले जाया गया है। इसकी FIR दर्ज है थानों में।
मैं नहीं कह तो रहा जो एफआईआर दर्ज होते हैं तो उसमें 1000 कारण उसमें बता दिया जाता है कि हमारी लड़की को, उसमें आप जेन्युइनली आप जाएं तो उसमें कहते हैं हमारी लड़की को लेकर भाग गया। यही मैं निवेदन करूंगा। अभी केरला हाई कोर्ट के अंदर जब ये विषय उठा तो माननीय जस्टिस शंकरन ने जब विषय रखा तो उन्होंने कहा जो मेरे पास पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स की रिपोर्ट आई है उन 18 रिपोर्टों में से 14 रिपोर्ट वह अपने आप में ही विरोधाभासी है और उसमें से एक रिपोर्ट ये स्वीकार करती है कि केरला के अंदर इस प्रकार के ग्रुप्स वो संगठन बनाकर इस प्रकार कन्वर्जन करा रहे हैं। ये टॉप पुलिस ऑफिशियल्स की रिपोर्ट के आधार पर कन्वर्जन तो ऐसे भी बहुत लोग करते होंगे, है ना, बहुत लोग करते हैं। जैसे आगरा में आप भी करवा लिए जबरन, उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई स्वेच्छा से चला गया, उसको आपने जबरन बता के आप जबरन ले आए, विषय नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हमारे पास ले आए आप उसको। मैं इसमें जानना चाहता हूं कि कहां से ये बात कहां से आई कि कोई ये व्यवहारिक है क्या कि कोई माँ बाप कहेगा कि ठीक है तुम जाओ जीन्स पहन लो और बाइक पहन लो तो लड़की फंस जाएगी उसमें। देखिए अभी केरला जो लड़की प्रेम करेगी वो फंसी हुई। मैं बताता हूँ तो थोड़ा तो हम इतना युवा कहते हैं, उन लड़कियों के विवेक पर हमें भी थोड़ा। शाहिना और आयशा बानो, हाँ, 2 लड़कियां पकड़ी गई। एक या 2 उदाहरण मत दीजिए, है ना, एक या 2 उदाहरण तो मैं तो बिना परखे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। 2 लड़कियों का पकड़ना और एनआईए के द्वारा, यानी हमारी संस्था नहीं है, वो एनआईए बहुत लोगों को पकड़ के बाद में छोड़ भी देती है। लेकिन इस समय की जो स्थिति है उन्होंने पकड़ने पे ही आप इतना बवाल क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। देखिए जो चीज सामने आएगी, अभी आप जो टेलीविजन चलाते हैं वो जो सामने होता है उतना चलाते हैं, जैसे विषय समाप्त होता है आप उस विषय को यही पूछने के लिए चला रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो तारा शाहदेव का विषय आया है उस शाहदेव के विषय उसमें तो नहीं साबित हुआ ना। आप जब तक वो उसका पता चला है, अभी तक पूरी तरह से वो सत्यापित नहीं हुआ, लेकिन आपने रांची जैसा शहर बंद कर दिया है। लेकिन आप 10 उदाहरण दे रहे हैं, 12 उदाहरण दे रहे हैं, 15 उदाहरण दे रहे हैं जी। ये उपयुक्त है क्या कि इस तरह से उसको राजनीतिक निवेदन कर दूं, विनम्र निवेदन कर दूं, हम पिछले अनेक वर्षों से इस देश के अंदर आतंकवाद को झेल रहे हैं और हमने सारे एविडेंस। आप थोड़ी झेल रहे हैं, सब कोई झेल रहा है। हम मतलब पूरा देश, ये देश आतंकवाद को झेल रहा है और हमने इसके आतंकवाद की अनेक साक्ष्य इकट्ठे करके पाकिस्तान को और अमेरिका को भेजे हैं कि पाकिस्तान ये सब कुछ हमारे यहाँ भेज रहा है। लेकिन आज तक क्या पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि नहीं किया? तो उसको शपथ ग्रहण में बुलाते हैं ना, हम बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं उसको शपथ बुला रहे हैं, वो उनका प्रश्न है, उनसे पूछा जाएगा। तो आप पूछिए ना, आप जब समाज में चले जाते हैं तो आप देखिए एक बेसिक बात, यहां वहां नहीं जाते हैं। मुझे ये बताइए कि आप कैसे तय करते हैं कि ये लव जिहाद है? इसने कोई धर्म परिवर्तन कराया होगा। 2 लोग हैं, अगर लड़की ने अपनी मर्जी से कर लिया, वहां आप घुस जाएंगे, है ना, तो परिवार वाला भी सोचेगा, बहुत लोग दबा के रखता है, जब आप घुस जाएंगे तो आप भी कहेगा हाँ जी ऐसा करके हो गया। तब हम नहीं बताएंगे इस बात को, ये तो वो लड़की ही बताएगी। जब लड़की पुलिस के सामने जाएगी वह विषय उसके बाद हमारे संज्ञान में आएगा। और पूर्वानंद जी ठीक है, आप एक पहले राउंड में पर्याप्त बात कह ली ना आपने, ऐसा तो नहीं। जो उन्होंने कहा उसमें एक बात अगर इनका है कि केरल कोर्ट का उदाहरण है, ऐसे कई जगहों पर है कि अदालत ने इस तरह से सरसरी तौर पे ये बातें कही हैं। केरल में न्यायालय ने कहा और न्यायालय ने पुलिस को कहा कि आप जांच करें। 2 वर्ष तक पुलिस ने जांच की। 2 वर्ष की जांच के बाद पुलिस ने रिपोर्ट क्या जमा कराई कि यह एक ऐसा अभियान है जिसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, हम सिर्फ केरल की बात न लें, कर्नाटक में भी यह मसला उठा और कर्नाटक में भी सीआईडी ने और कर्नाटक पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद कर्नाटक पुलिस, और उस वक्त खुद आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसी और की सरकार नहीं थी, उसने कहा कि यह निराधार है। ठीक है, उसके पहले 2007 चले जाइए, मैं गुजरात में था 2002 के 5 साल पूरे होने के बाद, बाबू बजरंगी का लीफलेट मैंने खुद देखा है जिसमें उन्होंने यह लिखा कि हम हर घर में एक जिंदा बम है, और जिंदा बम क्या है? हमारी बेटियां हैं। हर लड़की एक जिंदा बम है और हमारा फर्ज है इस जिंदा बम को बचा कर रखना। क्यों? क्योंकि हिंदू माँ बाप अपनी लड़कियों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये मैं 2007 की बात बता रहा हूँ। हिंदू माँ बाप लड़कियों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बाहर निकलती हैं, उनको शोहदे और लफंगे फंसा लेते हैं और उनको खराब कर देते हैं। फिर बाबू बजरंगी ने यह पैम्फलेट बाबू बजरंगी का जारी किया हुआ पैम्फलेट था जो बाद में गिरफ्तार किए गए। खुद गुजरात की पुलिस ने और गुजरात की सरकार ने जिनके खिलाफ अदालत में जाकर कहा कि इनको सजा होनी चाहिए, ये गुजरात सरकार ने कहा। उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी हैं। तो यह 2007 का मसला है, जिस वक्त गुजरात में कॉलेजों के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें हरी कमीज पहने हुए हृष्ट पुष्ट लड़के लड़कियों को घूरते हुए दिखलाए गए और इशारा किया गया कि ये दरअसल मुसलमान लड़के हैं जो हिंदू लड़कियों को फंसा रहे हैं। हमें यह बतलाया गया कि गैराज से मोटरसाइकिल मुस्लिम नौजवानों को दी जाती है
और गैराज से मोटरसाइकिल मुस्लिम नौजवानों को देने के लिए पैसा सऊदी अरब से आता है। गुजरात में सरकार किसकी चल रही है 10 साल से भी ज्यादा से? एक भी मामला प्रमाणित नहीं हो पाया। किसी मामले में कोई भी अदालती कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। ना तो कर्नाटक, ना केरल, ना गुजरात, और मैं 2007 से शुरू कर रहा हूं, 2009 से नहीं। मेरा यह मानना है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के अपने चरम पर पहुंच जाने के बाद और उससे जितना हासिल किया जा सकता था हासिल कर लेने के बाद, क्योंकि इनकी कोई मंशा राम जन्मभूमि मंदिर बनाने की नहीं थी और अब ये बना नहीं सकते, इसलिए इन्होंने एक ऐसा मसला उठाया है जो हर समुदाय को और हर माँ बाप को लगेगा छू सकता है। में यही हो रहा है। हाँ, और उसको लगेगा कि हाँ हमारे बच्चों पर तो नजर है ही, और कौन माँ बाप ऐसा है, कौन समुदाय ऐसा है, ठीक है, जो अपनी बेटी को अपनी आजादी से शादी करने देता हो। ऐसा समाज नहीं है। कभी चौधरी चरण सिंह ने कहा था 1954 में, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी और चौधरी चरण सिंह ने कहा कि हमें कानून बनाना चाहिए कि हर गेजेटेड ऑफिसर और हर लेजिस्लेचर, विधायक या सांसद अंतरजातीय विवाह करे। नेहरू ने विरोधी नहीं है ये लोग, अंतरजातीय विवाह के सपोर्टर नेहरू ने इससे इनकार किया। 50% इनके आपके सपोर्ट से लड़कियां जश्न मना सकती हैं, ये कम है क्या? इंटरकास्ट तो अलाउ कर रहे हैं ना। नहीं, मेरा निवेदन ये है कि जहां पर स्वेच्छा से कोई विषय बालिग लड़की का है, हाँ, ये विषय आज का विषय नहीं है। जहां स्वेच्छा का विषय है, जहां पर कन्वर्जन कराया जा रहा है जबरदस्ती, ये विषय है। अगर मान लीजिए, मैं देवेश जी की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, कि 4 या 10 मामले में धर्मांतरण साबित होता है, ठीक है, अगर कोई हमारे दर्शक ये समझ रहे हो कि ये तो बड़ा कोई संगठित रूप से है और ये लोग सही कह रहे हैं, फिर आपका प्रत्युत्तर क्या है? आपका मेरा प्रत्युत्तर सीधा सा है। मौके थे, इनकी सरकार थी, कर्नाटक में भी इनकी सरकार, गुजरात में अभी भी है। इन्होंने लव जिहाद नाम के एक पद का आविष्कार किया। इसका मतलब ये कहीं से चल रहा होगा, कोई संगठन होगा। तो क्या इनकी सरकार इतनी नाकारा है, इनकी पुलिस, इनका इंटेलिजेंस इतना नाकारा है कि 2005 से लेकर आज तक वो पता ही नहीं कर पाया कि कहां से ये चल रहा है? अगर है तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वह व्यक्ति जो गुजरात में मुख्यमंत्री था आज हमारा प्रधानमंत्री है। गुजरात वो तो चलिए कानून का है, मैं कह रहा हूं कि अगर साबित हो गया धर्मांतरण हुआ है, तब अगर साबित भी हो गया धर्मांतरण हुआ है, तो धर्मांतरण होना अपराध कैसे है? मैं यह भी जानना चाहता हूं। प्रश्न है संगठित साजिश का, जो ये कह रहे हैं, इनका जो दावा है वो मदरसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें बाइक वाइक का इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खूबसूरत नौजवान खोजे जा रहे हैं। अगर ऐसी फ्री में बाइक हो रही है तो पता कर लिए कुछ हिंदू लड़के भी चले गए होंगे बाइक लेने के लिए। जो इनका दावा है वो सुन लीजिए। दावा स्पष्ट रूप से ये है कि मेरी कलम गिर गई, मैं थोड़ा नीचे झुकूंगा। हाँ, आप बोलते रहिए। सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, मोटरसाइकिलें खरीदी जा रही हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, खूबसूरत नौजवान छांटे जा रहे हैं। मेरा कहना है ये बहुत गंभीर मसला है और इसकी जांच होनी चाहिए थी, आज तक नहीं हो पाई। इससे मैं यही समझ रहा हूं कि यह अफवाह है, ठीक है, झूठ है, और इस अफवाह को बनाए रखने में इनकी दिलचस्पी है। प्रभात जी, मैं योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, हालांकि उस बयान से इतना तो साबित हो ही रहा है कि आप लोग उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये उचित नहीं होता आपके लिए भी कि इस तरह की बातें कहने से पहले, चाहे वो 4 साल पहले कह रहा हूं, आप देवेश जी भी कह रहे हैं कि आज से तो आप लोग कह नहीं रहे हैं, कई दिनों से कह रहे हैं, इसकी एक मुकम्मल जांच होनी चाहिए थी कि 1 या 2 मामले अगर हुए भी हैं, उनको लेकर पूरा आप कभी रांची बंद करने के प्रस्ताव पास करने लगते हैं, कभी आप कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि नक्सलवाद और सांप्रदायिकता पर 10 साल का मोरेटोरियम हो। तो मुझे एक बात बताइए कि ये लव जिहाद का मामला सांप्रदायिकता है या नहीं है? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं रवीश जी, इसकी देखने का नजरिया बदलिए। बदल लेते हैं। ये भारत के महिलाओं का, लड़कियों का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। सवाल यहां यह है कि स्वेच्छा से अगर कोई चीज होती है तो कोई उसमें कहीं पर कोई बात नहीं आती है। मेरे मित्र सरकार की बात कर रहे थे, इसका राजनीतिकरण करना ही, चाहे पक्ष करे विपक्ष करे कोई करे, यह ठीक नहीं है। पहले तो लेकिन प्रभात जी पहले तो आप ही लोग कर रहे हैं। नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, गलत है एकदम। कोई नहीं कर रहा है, कर रहा है परिस्थितियां। आखिर क्या कोई अपनी बेटी को
किसी मुस्लिम के हाथ में देकर इतनी बड़ी बदनामी और लव जिहाद के नाम से कोई प्रोपेगेंडा करेगा? क्या राजनीति का स्तर आपने ये समझ लिया है कि इतना नीचा चला गया है? मुझे दुख होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई नहीं, सुनिए पूरी बात सुनिए। कोई भी मित्र मेरे जो आपके पैनल में बैठे हैं वो बार बार कह रहे थे कर्नाटक में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार है। मैं उनको कहना चाहता हूं जरा वो सुने। लव जिहाद को लेकर केरल के तत्कालीन मार्क्सवादी मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि समूचे केरल के इस्लामीकरण की साजिश चल रही है और मैं इससे बहुत चिंतित हूं। वो मेरी पार्टी के नहीं है। केरल कर्नाटक में न्यायालय में ये मामले चल रहे हैं। हर साल कितने कितने लोग हो रहे हैं। सवाल क्या है, इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से विवाह होता है रवीश जी, हमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई नाम बदलकर, कोई साजिश करके फिर उसके बाद कहता है धर्मांतरण करो कि लड़की की जिंदगी खराब होती है। मैं ये जानना चाहता हूं, एक राजनीतिक दल के तौर पे तो फिर आपको मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था कि हम सरकार में आएंगे तो प्रेम करने की शर्तें बताएंगे कि कैसे कैसे करना चाहिए। नहीं, अगर आप शादी कर रहे हैं, आप ये गलत कह रहे हैं। हम आपसे सहमत नहीं है, प्रेम करे लेकिन प्रेम में साजिश न करे। प्रेम कैसे तय होगा कि साजिश है? साजिश का नाम नहीं है। तो फिर ये आप तय करेंगे ना? क्या ये बात हास्यास्पद नहीं लगती है? मई, जुलाई, अगस्त में 4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो 4 ही किनारे इतने बड़े देश में। मैं तो कह रहा हूं कि आपके ही एक सांसद है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। आपके ही एक सांसद है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और अकेला नहीं किया था, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ किया था। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, उसको अन्य मामलों से मत जोड़िए। फिर मेरा सीधा सवाल आपसे भी है, क्या आप बताइए, 4 लोगों से विवाह हो, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। कोई 2 बालिक लड़के लड़की किसी भी जाति संप्रदाय धर्म के हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फुसलाकर, बहलाकर, अगर उसको मुस्लिम के नाते, हिंदू के नाते अगर उसके साथ जबरिया धर्मांतरण होता है, प्रभात जी, मैं इसको पलट के आपसे पूछता हूं, हम इसको गलत मानते हैं। प्रभात जी, मुझे एक बात बताइएगा कि अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को फुसला ले तो यह भी गलत है, एकदम सरासर गलत है। अब फिर मुझे ये बताइए कि ये फुसलाना या बहकाना कैसे तय होगा? नहीं प्रभात जी, मुझे बताइए कि 2 लोगों के संबंध में 2 हिंदू लड़के लड़कियां भी हों तो भी ये मुमकिन है कि कोई खटपट हो जाए, जैसे आपके रेल मंत्री के बेटे के साथ हुआ। 2 लोगों के संबंध में कोई अगर आरोप लगा दे कि बलात्कार हुआ है या धमकाया है, फुसलाया है, तो इसको हम धर्म का मामला बना दें कि हिंदू लड़के ऐसे ही होते हैं। आप इसका मतलब है कि आप संवेदनशीलता नहीं समझ रहे हैं या समझने के बाद भी बहस कर रहे हैं। रवीश जी, मेरा सिर्फ निवेदन है कि स्वेच्छा से कोई धर्म हो, कोई जात हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं, देश को भी कोई लेना देना नहीं, ये बहस का मुद्दा ही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फुसलाकर, बहलाकर कोई भी धर्म करे, हिंदू की लड़की हो, मुस्लिम की लड़की हो, हिंदू लड़का हो, मुस्लिम लड़का हो, हम इसको गुनाह मानते हैं, गलत मानते हैं और इसका विरोध करते हैं कि जिंदगी के साथ उसका कोई भी लड़की हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, उसके साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। इनके जवाब में चारू जी, मैं आपके पास में, प्रभात जी एक मुख्य बात कह रहे हैं बार बार कि संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं, और बेटी वाली बात उन्होंने काफी जोर से कही। कोर्ट वाला कह दो, अपूर्वानंद जी बाद में उसका जवाब दे देंगे। ये इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों, उसकी तरफ उसकी राजनीतिक ऐतिहासिकता इसकी क्या है? मुझे लगता है कि पूरे लव जिहाद आंदोलन में हिंदू महिला या महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर असल में उनकी यौनिकता, उनकी इच्छा, उनकी स्वायत्ता को नियंत्रित करने का ये एक प्रयास है। और मैं क्योंकि एक इतिहासकार किसी से शादी करें, बालिग हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहलाने फुसलाने का उन्होंने एक राइडर लगाया। वही क्या महिलाएं, वही उसी में कहती है कि मुझे लगता है ये सभी भारतीय महिलाओं पर एक अपमान है कि हम ये मान लें कि सभी भारतीय महिलाएं इतनी कमजोर हैं कि वो अपने से कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, उनके पास कोई अपना दिल और दिमाग नहीं है, वो इतनी आसानी से फुसला ली जा सकती हैं, बहका ली जा सकती हैं। प्यार इतना सस्ता नहीं है कि एक मोबाइल और कुछ कपड़ों से बिक जाए, जो कि ये कहा जाता है कि मोबाइल और कपड़े देकर उनको फुसला दिया जाता है। और मैं एक इतिहासकार हूँ और मैंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है 10 साल, और मैंने ये पाया है कि जब भी सांप्रदायिक माहौल में तीव्रता आई है तब महिला के शरीर को लगातार इस्तेमाल किया गया है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए।
जैसे गौरक्षा का मुद्दा है, अब उसमें कई हो सकता है कई दलित जातियां हो वो उतनी जुड़ नहीं पाए हिंदू सामूहिकता के साथ, तो महिला का एक ऐसा सवाल होता है जिससे लगता है कि सबको जोड़कर साथ लिया जा सकता है। 1920 के दशक का मैं उदाहरण लेना चाहूंगी कि उस समय इस तरह के निर्देश दिए गए महिलाओं को कि आप अपने बच्चों को हरे कपड़े ना पहनाएं, आप किसी भी ग्रेव पर नहीं जाएं, किसी भी पूजने के लिए नहीं जाएं या मज़ार पे नहीं जाएं, या इस तरह से उनको इतनी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस थी, आप किसी मौलवी के पास अपने बच्चे को नहीं भेजिएगा, आप कभी भी मुहर्रम में हिस्सा नहीं लीजिएगा। तो ये एक मुझे लगता है कि लगातार हम इस तरह के प्रयास देखते हैं, जबकि और इसके बहुत सारे हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं। एक दो तथ्य बताएं जिससे लोगों को लगे कि ऐसा हुआ है। जैसे कि इतिहास में उदाहरण लेती हूँ, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध केस हुआ था कानपुर में, जब एक बिमला देवी करके एक स्त्री थी जो कि बहुत बड़े एक परिवार की थी, और वो जब एक मुसलमान के साथ भाग गई थी तो उसको पूरी तरह से एक अपहरण का मामला करके सामने रखा गया। कोर्ट में ये कहा गया कि जबकि वो खुद स्वायत्ता से यहाँ पे गई थी और उन्होंने विवाह किया था, तो ऐसे कई मामले पुलिस रिपोर्ट्स में और सीआईडी की रिपोर्ट्स में हमें मिलते हैं, जहाँ और विशेष तौर पर जो महिलाएं हाशिए पर थीं, जैसे कि विधवाएं, जैसे कि दलित स्त्रियां, जैसे कि कुछ वैश्याएं भी, उन्होंने कई बार जो है वो धर्मांतरण भी किया और उन्होंने सहवास किया और उन्होंने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी भी की। एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि जो यहाँ पे आदरणीय लोगों ने कई बार कहा कि अगर धर्मांतरण हो तो वो प्यार नहीं हो सकता। हमें ये जानना चाहिए कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो ये कहता है कि हमें 1 महीने का नोटिस देना होता है, और वो नोटिस जो है वो डिस्प्ले करना होता है, चिपकाना होता है। जो लोग इतने परिवार के विरोध में जब कोई भागता है, घर से भागता है, तो उसके पास वो डरे हुए होते हैं, उनके पास इसको सामने नहीं लाना चाहते हैं, तो उनके पास कई बार धर्मांतरण उनको लगता है एक जरिया है जिससे कि वो शादी कर सकते हैं बिना ये 1 महीने के नोटिस और इस सब का इंतजार किए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कई बार जो है कपल्स जो है वो धर्मांतरण को अपनाते हैं। एक चीज़ मैं धर्मांतरण पे और कहना चाहूँगी कि धर्मांतरण तो जो हाशिए पर, हिंदू समाज के हाशिए पर जो लोग रहे हैं, दलितों ने बड़ी संख्या में, कई बार विधवाओं ने, कई बार औरतों धर्मांतरण किया है। उनको लगता है कि इससे वो जो हियरार्कीज हैं, जो समाज में असमानताएं हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं। तो धर्मांतरण तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसको कैसे किसी से ले सकते हैं? तो धर्मांतरण से ये मान लेना कि वो प्यार जबरदस्ती का हुआ होगा, ये मुझे लगता है अपने आप में बिल्कुल सही। समस्या यही खड़ी होती है जब हम स्वेच्छा से हुए प्यार को, मोहब्बत को, क्योंकि वो धर्मांतरण से जुड़ी है, हम ऐसे सब मामलों को हम ये मान लेते हैं कि जबरदस्ती हुए होंगे, जबरन हुए होंगे, और इसमें एक पैटर्न है। समस्या वहाँ खड़ी होती है। और लव जिहाद इसी तरह की एक कोशिश है जिसमें कि पूरी तरह से इसका मिथक जो है वो कई तरह के ऐतिहासिक तथ्यों से भी सामने आता है। एक और है कि आंकड़े अगर देखे जाएं तो कहीं से ये साबित नहीं होता कि आबादी हिंदुओं की घट रही है या किसी की बहुत ज़्यादा उस प्रतिशत में बढ़ जाएगी। हालांकि किसी की भी आबादी घटी, हमें तो यही सिखाया जाता है। आम लोग सड़क पे पकड़ लेते हैं, कहते हैं आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए कोई प्रोग्राम क्यों नहीं करते हैं। डेली मैं आपको बताता हूँ 50 फोन आते हैं ये करने के लिए।